बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मार्च है और दिन मंगल का। इस वक्त हम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सबसे अहम समाज चल रही है उसमें ब्रेक है। ब्रेक के बाद अभी समाज शुरू हो जाएगी। आपको मुकम्मल अहवाल तो बाद में बताएंगे, लेकिन आज शुरू में क्योंकि मैं कोर्ट रूम में नहीं था, अहमद अदील सरफराज साहब जिन पे हमारा बड़ा यकीन है, एतकाद है, और साथ ही यह है कि इनके ऊपर ट्विटर पर थोड़ा सा हमारे चलता रहता है मामला, पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ भी चलता रहता है, लेकिन हमें इनसे इनकी जो सलाहियत है, अहलियत है, काबिलियत है, उसकी वजह से भी इनसे मोहब्बत है। और मैं पहले भी एक बार जिक्र कर चुका हूँ कि इनका जो तल्लुक है वो चकवाल से, और चकवाल वाले से वैसे भी मोहब्बत है। तो हम निस्बतों को क्योंकि हया करने वाले लोग हैं, तो चकवाल को निस्बत हासिल है। तो अहमद अदील सरफराज साहब, मैं आपसे अभी पूछूंगा शुरू में क्या हुआ, आप शुरू से ही बताइएगा क्या हुआ, क्योंकि उस नुक्ते तक हम आएंगे जिसमें आप मुझसे इतफाक नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कल जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई वो डूब गई है। कल करोड़ों रुपए लगाए गए टीवी चैनल्स के ऊपर, और टीवी चैनल्स को कल इश्तिहारात दिए गए, कल ट्वीट्स करवाए गए, कल व्हाट्सएप पे कहा गया कि इस पे बात करें कि ये 4-3 का फैसला है। लेकिन आज वो 4-3 की बात जिस जज साहब के फैसले की बुनियाद पर की जा रही थी, उन्होंने जो बात की है उससे तो करोड़ों रुपए की कल जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई है। चलें उस पर आते हैं, जरा शुरू से बताएं, उस नुक्ते तक, उस सीक्वेंस से आए, फिर जरा बात करते हैं। अच्छा, आज समात का जो आगाज़ हुआ है 11:30 बजे। तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो नए अपॉइंट हुए हैं, मंसूर अवान साहब, उनको वेलकम किया और उनसे उम्मीद का इजहार किया कि वो अदालत को बेहतर अंदाज में यहाँ पर असिस्ट करेंगे। और उसके बाद जो अली ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने अपने आर्गूमेंट शुरू किए। इससे कबल जो फ़ारूक नायक हैं वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि हमें फ़रीक बनाया जाए, और साथ साथ जैसे पहली एक प्रैक्टिस हो चुकी है 1 माह पहले। और उसके बाद उन्होंने कुछ अपने जो रिजर्वेशंस हैं इन प्रोसीडिंग्स के ऊपर वो भी रेज़ किए। बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको भी सुन लेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप कहते हैं स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको भी सुन लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी समात के अख्तिताम पर। अटॉर्नी जनरल आए। अटॉर्नी जनरल ने बुनियादी तौर पर सबसे पहले जो सवाल उठाया वो उसी के ऊपर उठाया जो अभी आप हवाला दे रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ जो 2 जजिस का एक फैसला आया, जिसको तफसीली फैसला कुछ हल्के कह रहे हैं और कुछ इख्तिलाफी नोट कह रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन दोनों जजेस के उस फैसले को बुनियाद बनाकर अब ये कह रहे हैं कि एक नई बहस ने जन्म लिया है कि फैसला 3-2 से आया है या 4-3 से आया है, तो अदालत उसको भी देखे। और दूसरी जाने फिर उन्होंने जो बेंच की मेंटेनेबिलिटी है, इस केस की मेंटेनेबिलिटी है, उसके ऊपर भी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर उनको एक बड़ी हैरान कुन तौर पर उनको ये कहा कि आपने एक बड़ा बैड किस्म का स्टार्ट लिया है बतौर अटॉर्नी जनरल। आज आपका पहला दिन है और आप इस तरह के यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, इस तरह के नोट से उसका आगाज़ कर रहे हैं, ये कोई मुनासिब नहीं लगता। और साथ साथ चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि हम आपको सुनेंगे और जो आप बातें कर रहे हैं इनको भी हम सुन लेंगे, लेकिन यहाँ पर इन हैंड जो हमारे पास इशू है वो ये नहीं है कि कौन सा फैसला है, किसकी खिलाफ वर्जी हुई है, अकलियती है या अक्सरियत है। हमारे पास मुद्दा ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है आइन के मुताबिक या नहीं, आइन में कोई इसकी गुंजाइश है या नहीं, इसकी हम बात करेंगे। प्रोविजंस आइन की देखेंगे, अगर है तो वो हमें दिखा दें। यानी मैं थोड़ा सा कि आप जो बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस मेन नुक्ते को देख रही है कि जब एक बार इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी तो फिर इलेक्शन कमीशन का ये दायरा अख्तियार है या नहीं है, अथॉरिटी है या नहीं है, आइन और कानून उसको इजाजत देता ही नहीं देता कि वो इलेक्शन की तारीख को ही तब्दील कर दे। इलेक्शन शेड्यूल को वो चेंज कर सकता है, इलेक्शन प्रोग्राम को चेंज कर सकता है कि इतने दिनों में कागजात नामजदगियां आने, इतने दिनों में स्क्रूटनी होनी है, इतने दिन में कंपेन होनी है, उसके बाद इतने दिन में रिजल्ट फाइनल होने हैं, इतने दिन में हुकूमत बननी है। इस प्रोग्राम को तो वो चेंज कर सकता है, लेकिन इलेक्शन की तारीख को इलेक्शन कमीशन तब्दील नहीं कर सकता। ये बात कह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह ये बात कही है और उनके साथ इंडोर्स किया है दीगर जजेस ने भी। और दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी इस बात को इंडोर्स किया है कि आइन के अंदर तो दर्ज है इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होने हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो आइन है उस पर अमल दरामद नहीं होता, उस पर कोई काम नहीं होता। उल्टा उन्होंने ये कहा कि जो आइन बनाने वाले हैं वो भी आइन पर अमल दरामद नहीं करते। सबसे जो अहम और आज की जो डेवलपिंग स्टोरी मुझे आज इस पूरे केस के अंदर लग रही है वो है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ के उस फैसले के ऊपर कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। यहाँ भी ये बता दें, उस वक्त रोस्टम पर कौन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मौजूद थे, कौन मौजूद था? अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मौजूद थे और उनकी जानिब से जब ये मुद्दा उठाया गया 4-3 और 3-2, बिल्कुल, और उन्होंने फुल कोर्ट की इस्तदा भी की, जिसको चीफ जस्टिस ने कहा कि थैंक यू वेरी मच, हम इसको कंसिडर करेंगे, एड्रेस करेंगे। उसके बाद जो जमाल खान मंदोखेल साहब हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि ये बात
जो आप कर रहे हैं बेंच के हवाले से, इसको आप रहने दें, ये हमारा अंदरूनी मामला है। वो हवाला दे रहे थे अपनी गुज़िश्ता रोज़ के उस फैसले का, जिसके ऊपर एक वावेला मचा हुआ था, और इवन हम लोग भी इस बात पर कर रहे थे, क्योंकि हुकूमत पहले भी कह रही थी कि ये 4-3 का फैसला है, 3-2 का नहीं है, और कल इस फैसले के बाद मजीद उसको वक़्त मिली, और आज फाजिल जज जो इस बेंच का हिस्सा है उन्होंने, और जो खुद उस जिनका वो नोट है, वो खुद ये बात कर रहे हैं कि जो वो मामला है वो हमारा अंदरूनी मामला है, उसको छोड़े, आप आइन पर आएँ। क्या आइन में गुंजाइश है इंतखाबात की तारीख को आगे बढ़ाना? क्या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है आइन में? उसके बाद जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने काफ़ी मुस्कुरा कर बिल्कुल वो आप पढ़ दी वहाँ पर उनको कहा कि आई फील सो ग्रेटफुल फॉर माई लॉर्ड्स क्लैरिफिकेशन, ही पुट्स इट सो ब्लंटली, थैंक यू माई लॉर्ड। उनका यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ अपने फाजिल जज, अपने साथी जज का, जिन्होंने बड़ा जो है वो क्लैरिफिकेशन दी है, और ब्लंटली दी है, दो टोक अंदाज में क्लैरिफिकेशन दी है, और उस पर उन्होंने एक मरतबा फिर उनका शुक्रिया अदा किया, और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल और चीफ जस्टिस के दरमियान मुस्कुराहट का एक तबादला भी हुआ, जिसको हम सब ने विटनेस किया। बिल्कुल। बाकी बहुत शुक्रिया आपका। बात मज़ीद भी करेंगे। देखें, जब आज समात का अख्ताम होगा तो बहुत कुछ है जो आपको बताने के लिए। इस वक्त आप देख रहे हैं मीडिया की यहाँ पर बड़ी तादाद जो है वो कैमरे आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत से यहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं। पीछे आपको रिजवान गलजई साहब और ज़ुबैर साहब, साकिब बशीर साहब, नईम असगर साहब, टिका खान सानी साहब नज़र आ रहे हैं। मोहसिन इजाज़ साहब हैं, फ़हीम अख्तर साहब हैं, ये भी मौजूद हैं। देखें, कल जो है, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि कल जो है वो अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की कल इन्वेस्टमेंट की गई। वैसे जब से हुकूमत आई है अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही है, और कहा कि जितना प्रोपेगेंडा है, अदलिया पर हमले हैं। देखें, जब पनामा केस चल रहा था, आपको भी याद होगा पनामा केस चल रहा था, तो जब सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ज़्यादा अटैक बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट मंगवाई थी। उसमें ये पता चला था कि जो चैनल सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर रहे हैं, जो अखबार सबसे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उनको बेपनाह इश्तहारात दिए जा रहे थे। और आज जमाल खान मुंतखिल साहब और मंसूर अली शाह साहब के जिस नोट पर प्रोपेगेंडा, पिछले ये नोट कितने बजे आए थे कल? ये कल को 5 बजे के करीब, 5 बजे से लेके और आज सुबह 11:30 बजे तक, ठीक है, ये जो टाइम है तकरीबन आप देख लें कोई 18 साढ़े 18 घंटे के, जो करोड़ों रुपए से के साढ़े का जो प्रोपेगेंडा था वो 18.5 घंटे बाद ही दम तोड़ गया है, और किस्सा 4-3 का तमाम हो गया है, और फैसला लिखने वाले, इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जज साहब खुद जो हैं वो बोल पड़े हैं। मुझे आप बताएं, आप मोहसिन इजाज़ साहब, कि कितना बड़ा सेटबैक है हुकूमत के लिए, हुकूमती चैनल्स के लिए और सब के लिए, कि जिस जज साहब के नोट के ऊपर, फहीम साहब आप इस साइड पे आ जाएं, जिस जज साहब के नोट के ऊपर, हाजी फहीम अख्तर साहब, तो अच्छा, तो आए अब्बास साहब, तो ये दम तोड़ गया जी। बताएं मोहसिन इजाज़ साहब। देखिए बात ये है कि सिद्दीक भाई आपको भी पता है कि इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस तो वैसे भी कोई नहीं थी। फैसला ये बेंच दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 9 के 9 जजेस ने दस्तखत किए थे कि दोबारा बेंच बनाए, फिर 5 रुकनी बना, 3-2 से फैसला आ गया। खैर स्टोरी ये है कि आप जब इस तरह की बहस शुरू करवाते हैं तो मकसद जो होता है वो चीफ साहब पर प्रेशर डालना था, सिर्फ ये मकसद था, इसका और कोई प्रेशर नहीं था। ये एकेडमिक बहस से ज़्यादा ये बहस, इसकी कोई हैसियत नहीं थी, इसके कोई, सब जो बोल रहा था, जो उसकी अपनी अपनी तशरीह कर रहे थे, उन सारों को पता था कि इसका सिर्फ जो है वो मकसद एक ही है, वो प्रेशर डालना। लेकिन आज बड़ा एक हैरत हुई कि अदालत के अंदर मंदोखेल साहब ने कहा कि ये हमारा इंटरनल मामला है, फिर चीफ साहब ने उस पर उनका क्लैरिटी करने पर शुक्रिया भी अदा किया, और लेकिन देखेंगे प्रोपेगेंडा ख़त्म हो गया है। आप जो एक ढंडोरा पीट रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, जुडिशरी पर अटैक्स कर रहे थे, चीफ जस्टिस साहब की ज़ात, भाई चीफ जस्टिस ने किया क्या है? ये जो लोग अपनी स्टूडियोज और कमरों में बैठ के बातें करते हैं, आए थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में, आपने कभी, आप सिद्दीक साहब यहाँ पे उन्हें कब से कवर कर रहे हैं? जब वो यहाँ पर आए थे, अभी वो सीनियर प्यूनी जज भी नहीं थे, अब तो वो चीफ जस्टिस हैं, कभी आपने उनको किसी ऑफिशियल के साथ कोई बदतमीजी करते, गुस्सा करते, बड़े पोलाइट रहते हैं, ठंडे रहते हैं? भाई, क्योंकि हमने इसके बाद हम करेंगे तफसील से ज़रा बात, ये वो फहीम साहब के पास जाने से पहले ये बता दूं कि एक दिन बंदयाल साहब ने किसी केस में उनकी आवाज़ ज़रा ऊंची थी, तो अगले दिन आके उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा मैंने मुझे तो ये बात किसके बारे में करते हैं? पहले देखें तो सही यार, स्टूडियोज में बैठ के और कमरों में बैठ के और लॉन्च में बैठ के ट्वीटें और ये चीजें करने के बजाय आगे देखेंगे। महंगाई है, करने दें, अच्छी अगर किसी को मिल रहा है तो। फहीम साहब, महंगाई का दौर है। फहीम साहब ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन का जो, आप तो जो है वो एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह सबसे बेहतरीन 2-3 रिपोर्टर्स में से आप एक हैं जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं,
तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आप हमारी आनिया जानिए आप देखें, लेकिन बात बन नहीं सकी। वो याद है आपको, एक लतीफ़ा था जंगल वाला, बड़े अच्छे तरीके से आपको याद होगा कि जंगल के जानवर बीमार हो जाते थे और उन्होंने कहा कि हम बंदर को भेज दें कि MBBS करके आए। 4 साल इन्वेस्ट किए गए, जब वो वापस आए डॉक्टर बन के तो एक जानवर बीमार हुआ तो बंदर साहब कभी उस दरख्त पे चढ़े, कभी उस दरख्त पे, कभी उस दरख्त पे, आखिर में वो जानवर मर गया। तो बाद में दीगर जानवरों ने कहा कि कोशिश तो इसने बड़ी की है लेकिन इसके नसीब में नहीं था। इलेक्शन कमीशन का भी यही हाल है। मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 ऐसे काम हैं जो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराने के लिए किए ही नहीं है, सिर्फ ड्रामा किया कि हमारे पास फंड्स नहीं है। आर्टिकल 220 का इतराक नहीं किया जो उसके आईनी इख्तियारात थे कि आप हमें पैसे दें, आप हमें सिक्योरिटी दें। इन्होंने पता क्या किया है, तमाम सूबाई हुकूमत के लोग, वफाकी हुकूमत के लोग आते थे इलेक्शन कमीशन के पास, ये ब्रीफिंग देते थे, ये नोट करते थे, उसके बाद उन्हें फैसला सुना दिया। आर्टिकल 220 का इतलाक करते, इनके खिलाफ अगर ये फिर काम ना करते तो फिर कंटेम्प्ट की कार्रवाई करते। कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई ज़ाब्ता इखलाक को नहीं रोका गया। इनका शुरू से किसी किस्म का कोई प्लान ही नहीं था इलेक्शन कराने का। हाँ, एक मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमारी बात, उन्होंने कहा हम इलेक्शन कराएंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्सपोज हुआ है बुरे तरीके से। आपने बात की है, जरा इधर आए ना, जरा आए फैसल साहब, आप क्यों इतने मुस्कुरा रहे हैं और आप क्यों, क्या बात कर रहे हैं आप? सर मैं मुस्कुराते ही रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं अब जो ये जो मामलात है ना जी, वो अब इतनी रोज आते हैं, FIR पर्चे लोग उठा लिए, पहले हो गई, अब हम नॉर्मल हो गए हमारे लिए। इतनी पड़ी क्या सा हो गई? अब ये जिस दिन ना हो तो उस दिन परेशानी होती है कि आज खैर है ना, आज कोई पर्चा नहीं हुआ, कोई बंदा नहीं उठाया गया, कोई हमारा। तो सर जी ये 4-3 का फिर फैसला था? 4-3 का, ये बेंच 5 का था, 4-3 का फैसला कहाँ से आ गया? मंदोखेल साहब ने आज क्या बात की? मंदोखेल साहब ने तो उस पर कहा कि हमारा इंटरनल मैटर है, यू लीव इट टू अस, और उन्होंने तो वो बात खत्म कर दी आज। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा है कि अगर आपको कोई इतराज है तो रिव्यू फाइल करें, आप रिव्यू का ऑप्शन इस्तेमाल करें। देखें ना, मतलब आप उसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं, एक बयानिया बनाया जा रहा है उसके ऊपर, तो वो तो नहीं है। अदालतों के अंदर ये नून लीग की हमेशा से तारीख रही है सिद्दीक जान साहब। ये 97 में उन्होंने अटैक किया सजाद शाह की कोर्ट को, बंदे लेके आ गए, फिर आपको पता है जिस तरह से डिवाइड किया, उसके बाद मलिक क्यूम साहब वाली एपिसोड है, ये हमेशा जजेस को डिवाइड करके आप उनकी फैमिलीज को ऊपर अटैक करके, तो ये अपना जो है ना मतलब निकालना चाहते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अभी तक, क्योंकि ये एक फैशिस्ट पार्टी है, इसे सीखा नहीं है, अभी तक ये अदालतों के ऊपर हमला करते हैं, जजेस को तकसीम कराना चाहते हैं और तकसीम करके अपना मकसद करते हैं। जी बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब को, आपने सुना। अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जब समाअत का अख्ताम होगा तो बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका अमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।